नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की, पादप कार्यिकी की, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है 8वां खनिज पोषण। इसकी नॉर्मल अपन ने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे पौधों के लिए अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके लिए कई खनिज तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और उन खनिज तत्वों को ही वो पोषण के रूप में या पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसे हम खनिज क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। वर्तमान समय तक पृथ्वी पर लगभग 105 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से पौधों के लिए या पौधों में 60 तत्व पाए जाते हैं। और ये सभी के सभी जो 60 तत्व हैं ये पौधों के लिए आवश्यक नहीं हैं। इनमें से कुछ जो तत्व हैं वही पादप की वृद्धि विकास के लिए अति क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इन 60 में से केवल 17 जो तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, वो पादपों के लिए अति क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं अनिवार्य तत्व। क्या कहते हैं, अनिवार्य तत्व। ध्यान दीजिए, पादप जो पोषक तत्व हैं, जिन खनिज तत्वों से अर्थात मृदा से जो पादप है वह खनिज जो पदार्थ हैं, खनिज जो तत्व हैं, उनको पोषक पदार्थों के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। और ये जो पोषक पदार्थ हैं ये यहाँ दो प्रकार के हैं, एक अनिवार्य तत्व और एक अनावश्यक तत्व। अनिवार्य जो पादप की वृद्धि विकास के लिए अति क्या होते हैं, आवश्यक होता है। 60 जो तत्व हैं, हमने पीछे पादप भस्म विश्लेषण पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो पादप की भस्म या राख होती है उसमें लगभग 60 प्रकार के जो खनिज तत्व हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी के सभी पादप की वृद्धि विकास के लिए क्या नहीं होते हैं, आवश्यक नहीं होते हैं। इनमें से केवल 17 जो तत्व हैं वो पादप की वृद्धि विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, जिन्हें अनिवार्य तत्व कहेंगे। बाकी 17 के अलावा जो शेष बच गए उन्हें हम क्या कह देंगे, अनावश्यक तत्व कह देंगे। तो यहाँ पादप के लिए जो खनिज पोषक तत्व हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक अनिवार्य और एक अनावश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम देखें, जो अनिवार्य तत्व हैं वो कितने हैं, यहाँ 17 हैं। और ये अनिवार्य तत्व भी हमने यहाँ 2 भागों में बांटे, एक अखनिज तत्व और एक खनिज तत्व। खनिज तत्व जो मृदा से प्राप्त हो रहे हैं, और अखनिज तत्व जिन्हें पादप वायु से, जल से आदि से क्या करता है, प्राप्त करता है या ग्रहण करता है, वो तो क्या कहलाएंगे, अखनिज तत्व। और जिन्हें पादप मृदा से प्राप्त कर रहा है वो क्या कहलाएंगे, यहाँ खनिज तत्व कहलाएंगे। यहाँ अखनिज तत्वों की हम बात करें तो अखनिज जो तत्व हैं इनको पादप वायु से और जल से प्राप्त करता है। और अखनिज तत्व 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन है। और इनकी हम आगे बात करेंगे। वैसे अखनिज तत्व हैं ये जो हैं यह भी पादप की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए इनकी भी हम खनिज तत्वों के अंतर्गत ही यहाँ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम खनिज तत्वों की बात करें तो जो खनिज तत्व हैं ये 2 प्रकार के हैं, वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व वे पोषक तत्व इसके अंतर्गत आएंगे, वृहद के अंतर्गत ऐसे पोषक तत्व जिनकी पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में, 1 ग्राम शुष्क भार में, जैसे ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, इस 1 ग्राम शुष्क भार में इन तत्वों की जो मात्रा है, इन तत्वों की मात्रा 1 से लेकर 10 मिलीग्राम कितनी होती है, 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक होती है। ऐसे खनिज तत्व जिनकी पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में जिनकी मात्रा 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक क्या होती है, पाई जाती है। अर्थात ये जो खनिज तत्व हैं ये अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, इनकी पादप को अधिक क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इनकी पादप को अधिक क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इन्हें हम क्या कह देंगे, वृहद क्या कह देंगे, पोषक तत्व कह देंगे, या
प्रधान, क्या कह देंगे, प्रधान या गुरु पोषक तत्व, क्या कह देंगे, गुरु पोषक तत्व कह देंगे। किनको कह रहे हैं, वृहद जो पोषक तत्व हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, प्रधान या गुरु पोषक तत्व कह रहे हैं। ऐसे पोषक तत्व जिनकी पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में जिनकी मात्रा कितनी हो, 1 से लेकर 10 मिलीग्राम तक जिनकी मात्रा उपस्थित हो, ऐसे पोषक तत्व क्या कहलाएंगे, वृहद पोषक तत्व या प्रधान या गुरु पोषक तत्व कहलाएंगे। यहाँ जो गुरु पोषक तत्व हैं या हम कहें प्रधान जो पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा, इनकी संख्या कितनी है, 9 है। इनकी संख्या कितनी है, यहाँ 9 है। और जिनमें हम बात करें अखनिज जो तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो भी किस में आते हैं, वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो वृहद पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, 9। और ये जो वृहद पोषक तत्व हैं ये यहाँ कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक प्राथमिक वृहद पोषक तत्व और दूसरा आ जाता है द्वितीयक वृहद पोषक तत्व। एक है यहाँ प्राथमिक वृहद पोषक तत्व और दूसरा है द्वितीयक वृहद पोषक तत्व। तो प्राथमिक वृहद पोषक तत्वों की हम बात करें तो इसमें आएगा, एक तो आता है नाइट्रोजन, एक आता है फॉस्फोरस और एक आता है पोटेशियम। तो NPK जो है वो यहाँ प्राथमिक क्या है, वृहद पोषक किसके अंतर्गत आएगा, तत्व के अंतर्गत आता है। सेकंड हम बात करें द्वितीयक वृहद पोषक तत्व की, तो द्वितीयक वृहद जो पोषक तत्व है उसमें आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम और कौन आता है, सल्फर आता है। तो प्राथमिक वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत कौन आएगा, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कौन आएगा, पोटेशियम। इनकी पादप को अधिक क्या होती है, आवश्यकता होती है NPK की, और हमेशा मृदा में इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, क्योंकि पादप इनका जो यूज है, इनका उपयोग है, सबसे पहले इनका उपयोग क्या करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं। दूसरे आते हैं द्वितीयक वृहद पोषक तत्व, और द्वितीय में आ रहे हैं कौन कौन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कौन है, सल्फर है। तो वृहद पोषक तत्व कुल कितने हैं, 9, 3 तो ये हैं, 3 ये हैं, और जो अखनिज तत्व हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, वृहद पोषक तत्वों की किस में आएंगे, श्रेणी के अंतर्गत ही आएंगे। तो कुल मिलाकर 17 में से 9 तो क्या है, वृहद पोषक तत्व हैं। बाकी हम बात करें दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो ऐसे पोषक तत्व ये जैसे 1 ग्राम शुष्क भार है, किसी पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में यदि किसी पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम, अर्थात हम कह सकते हैं 0.1 मिलीग्राम, 0.1 मिलीग्राम या हम कहें 1 मिलीग्राम से भी यदि इन पोषक तत्वों की मात्रा कम हो 1 ग्राम शुष्क भार में, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व कह देंगे। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुल संख्या है यहाँ 8 है। 17 में से 8 कौन से हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जिनमें फेरस आता है, बोरोन आता है, निकल, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और कॉपर। ये सब के सब किस में आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्वों की किस में आएंगे, श्रेणी में आएंगे। तो हमने यहाँ बात की पोषक तत्वों की, जिसमें अनिवार्य एसेंशियल जो पादप की वृद्धि विकास के लिए अति क्या होते हैं, आवश्यक, और अनावश्यक जो इतने आवश्यक नहीं होते हैं पादप की वृद्धि विकास के लिए, और इनका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं कि ये तत्व प्रेजेंस है या नहीं है। यदि अधिक गहनता से इनका विश्लेषण नहीं किया जाता है तो इनकी जो मात्रा है उनका हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अनावश्यक जो तत्व हैं वो 17 के अलावा जैसे कोबाल्ट है, सोडियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, वेनेडियम है आदि जो हैं, ये सब के सब किस में आएंगे, अनावश्यक पोषक तत्वों में। तो 17 के अलावा जो शेष बाकी बचे वो सब के सब किस में आएंगे, अनावश्यक में या नॉन एसेंशियल पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ हमने बात की कि अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं ये सबके सब क्या हैं, अनिवार्य। तो इन अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं इनका जो निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाता है, या इनको हम अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में क्यों रखते हैं, या इन्हें अनिवार्य पोषक तत्व क्यों कहा गया है अनिवार्य। तो 1939 में ऑर्नन व
स्काउट ने अनिवार्य पोषक तत्वों का निर्धारण किया और निर्धारण के लिए इन्होंने निम्न बिंदु दिए, जिसमें इन्होंने कहा कि वह तत्व जो पौधे की सामान्य वृद्धि व जनन के लिए क्या होंगे, अति आवश्यक। ऐसे तत्व जो पौधे की सामान्य वृद्धि व जनन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, इनकी अनुपस्थिति में पादप अपना जीवन चक्र क्या नहीं कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता है। तो ये जो पोषक तत्व हैं ये पादप की वृद्धि और जनन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इनकी एब्सेंट में पादप अपना जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो क्या नहीं कर पाएगा, पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा हम बात करें इन तत्वों की जो अनिवार्यता है, ये दूसरा हम कहें इन तत्वों की जो अनिवार्यता है वो अनिवार्यता क्या होती है, विशिष्ट होती है। अर्थात अपने आप में ये जो तत्व हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं और इनकी कमी को कोई दूसरा तत्व पूरा नहीं कर सकता है। अर्थात पादप ये कहते हैं भैया मेरे को इस तत्व की ही क्या है, रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा मैं दूसरा तत्व नहीं लूँगा। जैसे नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो किसी दूसरे तत्व द्वारा नहीं की जा सकती, या फॉस्फोरस की जो पूर्ति है वो किसी दूसरे तत्व द्वारा नहीं की जा सकती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं और वो किसी खिलौने के लिए आदि के लिए जिद करते हैं कि मेरे को तो यही चाहिए, उसी प्रकार ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो पादप होते हैं, ये किसी एक तत्व के लिए विशिष्ट होती है। अर्थात तत्व की जो अनिवार्यता है वो विशिष्ट है और उस तत्व की जो रिक्वायरमेंट है उसकी कमी को कोई दूसरा तत्व क्या नहीं कर सकता है, पूरा नहीं कर सकता है। तो ऐसा जो तत्व होगा वो क्या कहलाएगा, अनिवार्य पोषक तत्व की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट तीसरा है तत्व जो पादप की उपापचय, जो मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं प्लांट की, उन क्रियाओं में यदि कोई तत्व भाग लेता है तो वह तत्व किसकी श्रेणी में आएगा, अनिवार्य पोषक तत्व की श्रेणी में आएगा। प्रत्येक तत्व की कमी से विशिष्ट पादप में इन अनिवार्य पोषक तत्वों की यदि कमी रह जाती है तो इनकी कमी से कुछ विशिष्ट लक्षण जो हैं वो प्लांट्स में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या पादपों में क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये तो बात हुई अनिवार्य पोषक तत्व की। इसी चीज़ के लिए कि अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं या पादपों के लिए जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके लिए सबसे पहले सन 1900 में लिबिंग ने पोषक तत्व पादप की जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसको समझाने के लिए यहाँ इन्होंने एक लॉ ऑफ मिनिमम का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत ये कहता है कि पादप जो पोषक होते हैं उन पोषकों को एक दूसरे के निश्चित अनुपात में ही क्या करेगा, ग्रहण करेगा या उपभोग करता है, तथा वह तत्व जो दूसरे तत्वों के अनुपात में सबसे कम होता है, ऐसा कोई तत्व जो दूसरे तत्वों के अनुपात में सबसे क्या हो, कम मात्रा में पादप को क्या हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, ये वही तत्व क्या करेगा, निश्चित करेगा कि पादप जो दूसरे तत्व हैं उनका किस प्रकार से क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो यहाँ लॉ ऑफ मिनिमम का जो सिद्धांत है ये लिबिंग ने दिया और इन्होंने ये समझाया कि जो पादप हैं, जो पोषक तत्व हैं, इनका जो उपभोग करते हैं एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात में करते हैं और इनमें भी यदि किसी तत्व की क्या अनुपात सबसे क्या हो, कम मात्रा में पादप को उपलब्ध हो रहा है तो वही तत्व क्या करेगा, निश्चित करता है कि पादप दूसरे तत्वों का किस प्रकार से क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। तो ये हमने बात की अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं उनकी। इसके अलावा हम यहाँ समझें कि जो पोषक तत्व हैं कार्य के आधार पर भी पोषक जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण किया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कार्य के आधार पर भी पोषक तत्वों का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। अर्थात कार्य के आधार पर पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो पादप में अलग अलग कार्यों को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। तो कार्यों के आधार पर पोषक तत्व, कार्यों के आधार पर पोषक तत्व, देखो इन्हीं में सबसे पहले हम बात करें तो एक पोषक तत्व आता है यहाँ संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचनात्मक पोषक तत्व, संरचनात्मक मतलब जो पादप की संरचना या रचनात्मकता में
क्या करें, भाग लें। विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है आदि के निर्माण में यदि कोई खनिज पोषक तत्व भाग लेता है, ठीक है, रचनात्मकता में भाग लेता है, विभिन्न प्रकार के जैव रसायनों के निर्माण में कोई खनिज तत्व भाग ले, तो ऐसे जो पोषक तत्व हैं ये क्या कहलाएंगे, रचनात्मक पोषक तत्व कहलाएंगे। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, रचनात्मक पोषक तत्व। दूसरा आता है ऊर्जा संबंधी पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जो पादप के विभिन्न भागों को या ऊर्जा युक्त पदार्थों के निर्माण में क्या करते हो, भाग लेते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊर्जा संबंधी पोषक तत्व कहलाएंगे। जैसे एटीपी होता है, एटीपी के निर्माण में कौन भाग लेता है, फास्फोरस भाग लेता है, फास्फोरस। इसी प्रकार क्लोरोफिल के निर्माण में कौन भाग लेता है, मैग्नीशियम भाग लेता है। तो ये ऊर्जा संबंधी क्या हैं, पोषक तत्व हैं। इसके बाद में आता है एंजाइम सक्रियक, जो पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के सक्रियण की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, एंजाइम सक्रियक पोषक तत्व कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, ये कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो एंजाइम्स जो हैं उनको सक्रिय करने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। एक आता है पादप कोशिकाओं में परासरणीय सक्रियता में या परासरण की जो क्रिया है उसके अंतर्गत भाग लेते हैं। जैसे पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये कुछ ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो परासरण की क्रिया में क्या होते हैं, भाग लेते हैं, या परासरण की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो कार्यों के आधार पर जो पोषक तत्व हैं वो संरचनात्मक, ऊर्जा संबंधी, एंजाइम सक्रियक और कौन से आएंगे, परासरणीय सक्रियता के अंतर्गत काम में आने वाले जो पोषक तत्व हैं जैसे पोटेशियम, क्लोराइड आदि जो हैं वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहीं पर आगे कार्यों के आधार पर हमने पोषक तत्वों की बात कर ली। नेक्स्ट हम देखें कि ये जो पोषक तत्व हैं इनमें सबसे पहले हम देखें, जैसे अखनिज पोषक तत्वों की बात की हमने, अखनिज पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जो मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं, ये वायुमंडल व जल से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, इन्हें हम अखनिज पोषक तत्व कहेंगे। और इनकी इस श्रेणी में आ रहे थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और पादप के जीवद्रव्य जो घटक होता है पादप कोशिकाओं में, उसमें कोशिका भित्ति के निर्माण में विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन सब के निर्माण में ये तत्व क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें, जो कार्बन है उसको हम किसके रूप में प्राप्त करते हैं, CO2 के रूप में। वायुमंडल में 0.03% तक किसकी मात्रा उपस्थित है, CO2 की मात्रा उपस्थित है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो CO2 है उस CO2 से ही यहाँ कार्बनिक जो पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा हम बात करें जो हाइड्रोजन है, इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, जल से प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन जो है इसको कहाँ से, जल से। और जो ऑक्सीजन है उसे O2 या फिर किसके द्वारा, CO2 के रूप में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। क्लियर। यहाँ पर यहाँ जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से क्रिया करके किसका निर्माण करती है, जल का क्या करती है, निर्माण करती है। ऑक्सीजन जो है पादपों की जो कोशिकाएं हैं उनमें श्वसन क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। और
जो ऊर्जा संबंधी क्रियाएं होती हैं उनमें अति क्या होती है, आवश्यक होती है। तो श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, भाग लेती है। जल जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण क्या होता है, घटक होता है। सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं प्लांट्स की वो जलीय माध्यम में ही क्या होती है, यहाँ संपन्न होती है। तो यहाँ ये जो खनिज तत्व हैं जो मृदा से प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं, अखनिज पोषक तत्व जो वायुमंडल और कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, जल से हम इनको क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ प्राप्त हो रही है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में, इसके अलावा जीवद्रव्य के संगठन में, कोशिका भित्ति में आदि के निर्माण में ये जो अखनिज तत्व हैं ये अति क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं और अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको क्या करते हैं, निभाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे खनिज जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो खनिज पोषक तत्वों में हमने बात की, एक तो वृहद पोषक तत्व हैं, एक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। वृहद पोषक तत्वों में प्राथमिक वृहद पोषक तत्व पढ़े हमने, और प्राथमिक वृहद पोषक तत्वों में हमने NPK की बात की, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात की। उसी प्रकार द्वितीयक जो वृहद पोषक तत्व थे उनमें हमने मैग्नीशियम, कैल्शियम और किसकी बात की है, सल्फर की बात की है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस और किसकी बात करेंगे, पोटेशियम की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें तो जो नाइट्रोजन है वह मृदा में कहाँ से आ रही है, नाइट्रोजन। सबसे पहले तो हम यहाँ ये देखें, जिन पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है उन पदार्थों में नाइट्रोजन प्रेजेंस नहीं होती है। तो मृदा में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जीवाणुओं की जैविक क्रियाओं द्वारा, जैविक क्रियाओं से, विभिन्न रसायनों से, रासायनिक जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल करते हैं उनसे, और प्राकृतिक स्रोत जैसे बिजली वगैरह चमकती है उनसे मृदा में नाइट्रोजन क्या होती है, की मात्रा प्रेजेंट होती है या आती है। यहाँ प्राकृतिक रूप से हम बात करें कि जिन पदार्थों से मिट्टी का निर्माण होता है उनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, तो जीवाणु की जैविक क्रियाओं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों और प्राकृतिक स्रोत जैसे बिजली चमकने से मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा प्रेजेंट होती है। वातावरण की बात करें, वायुमंडल में लगभग 78% क्या उपस्थित होती है, नाइट्रोजन उपस्थित होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो पादप होते हैं, वह स्वतंत्र नाइट्रोजन का क्या नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट NO3- नाइट्रेट, नाइट्राइट NO2- और NH4 अमोनियम आयन जो होते हैं उनके रूप में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। किस किस के रूप में, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम जो आयन होते हैं उनके रूप में जो पादप हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो नाइट्रोजन है वो पादपों के लिए अति क्या होती है, आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, जीवद्रव्य, नाइट्रोजन जो है पादपों के लिए प्रोटीन, जीव द्रव्य, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए, इसके अलावा क्लोरोफिल जो होता है उसके निर्माण में, क्लोरोफिल जो है उसके निर्माण में जो नाइट्रोजन है उसका महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान होता है। यहाँ जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम आयन के रूप में मृदा से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। स्वतंत्र रूप में ये नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो लेग्यूमिनोसी कुल के जो पादप होते हैं या मटर कुल के जो पादप होते हैं, जैसे गवार की हम बात करें, मटर की हम बात करें आदि जो हैं, इनकी जड़ों के साथ एक राइजोबियम, राइजोबियम नामक सहजीवी कौन पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। और ये जो जीवाणु है
ये जीवाणु क्या करता है, मृदा में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयनों में क्या कर देता है, चेंज कर देता है और पादप को अधिक से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है या मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र जो जीवाणु होते हैं जैसे नोस्टोक है, एनाबीना है, ओसिलोटेरिया है, नोस्टोक, एनाबीना, ओसिलोटोरिया, ये जो जीवाणु हैं ये भी क्या करते हैं, स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के किस में चेंज करते हैं, यौगिकों में, और जो मृदा है उस मृदा की उपजाऊ क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यहाँ जो नाइट्रोजन है पादप की बहुत सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे हम बात करें प्रोटीन की, जीव द्रव्य की बात करें, अनेक एंजाइमों, क्लोरोफिल आदि का जो नाइट्रोजन है मुख्य क्या होती है, घटक होती है। यही हम देखें जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए है, इन न्यूक्लिक अम्ल में जो प्यूरिन व पिरिमिडिन क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन आदि जो हैं, इनका जो निर्माण है इनके निर्माण में भी नाइट्रोजन भाग लेती है। इसके अलावा हम बात करें क्लोरोफिल के अंतर्गत जो पोरफायरिन जो वर्णक बनता है उसके निर्माण में भी नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण क्या होता है, योगदान यहाँ पर होता है। तो यहाँ वैसे तो नॉर्मली हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो पादपों के लिए अति क्या होती है, आवश्यक होती है और वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आता है और पादप इसका जो उपभोग है वो अधिक से अधिक करता है और इसलिए इनकी मात्रा मृदा में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध करवा दी जाए तो पादप के जो कायिक भाग हैं उनमें ग्रोथ क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। पुष्पन की जो क्रिया है, फलन की जो क्रिया है वो कम हो जाती है और पादप की जो जड़ें हैं वो अधिक क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, अधिक क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। यही हम बात करें पादप में नाइट्रोजन की न्यूनता के क्या क्या लक्षण जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। न्यूनता को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोषक विलयन का जो घोल है उसमें पादप को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। जो हमने पीछे बात की थी, जल संवर्धन की बात की थी और इसके अलावा बालू संवर्धन की बात की थी, उनमें पादप को उगाया जाता है और किसी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन की कमी में उसको उगाकर देखा जाता है नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या लक्षण उसमें जो है पादप में क्या होंगे, प्रकट होंगे, उनका क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला जो न्यूनता का लक्षण होगा, पहली चीज़ क्लोरोफिल जो है उसके निर्माण में नाइट्रोजन भाग लेता है और यहाँ नाइट्रोजन की कमी में क्लोरोफिल का क्या नहीं हो पाएगा, निर्माण नहीं हो पाएगा और जो पादप की पत्तियां हैं उनमें हरिमनहीनता, पादप की जो पत्तियां हैं उनका हल्के हरे रंग की हो जाएंगी, धीरे धीरे उनका रंग पीला हो जाएगा। तो हरिमनहीनता का जो लक्षण है वो क्या होगा, यहाँ प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण क्या होता है, घटक होता है। दूसरा हम बात करें नाइट्रोजन जो है इसका स्थानांतरण अधिक होता है। अच्छे से नाइट्रोजन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। तो जो पुरानी पादप की पत्तियां हैं उनसे जो नाइट्रोजन है, यदि नाइट्रोजन की कमी होगी, यदि नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो पुरानी पत्तियों से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन जो है, ये जैसे ये पादप है इसकी ये पुरानी क्या हैं, पत्तियां हैं, तो यदि नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पुरानी पत्तियों से जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से कहाँ चली जाएगा, युवा किस में चली जाएगी, पत्तियों में। और यहाँ नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये जो पत्तियां हैं ये क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट हम तीसरा बात करें, नाइट्रोजन की कमी के कारण जो नई पत्तियां हैं वो अधिक लंबी होती हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये इनकी जो चौड़ाई होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा नाइट्रोजन की जो कमी है उसके कारण पादप जो कोशिकाएं हैं उनमें एक वर्णक का क्या होता है, यहाँ निर्माण होता है जिससे हम कहते हैं एंथोसाइनिन। क्या कहते हैं, एंथोसाइनिन।
और गुलाबी रंग का वर्णक बनता है। इस वर्णक के कारण पादप की जो पत्तियां हैं, पादप का जो तना है वह लाल गुलाबी रंग के क्या बन जाते हैं, पत्तियों में और तने में क्या बन जाते हैं, धब्बों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किस कौन से वर्णक के बनने से, एंथोसाइनिन नामक वर्णक के बनने से। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी से पादप की वृद्धि क्या होगी, पादप वृद्धि क्या होगी, वृद्धि कम होगी और पादप क्या रह जाएगा, बौना रह जाएगा। तो ये नाइट्रोजन की कमी के कुछ महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं वो हमें पादप में क्या करने दिखाई देते हैं या देखने को मिलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो आज हमने नाइट्रोजन तक पढ़ा। अब जो प्राथमिक वृहद पोषक तत्व हैं इनमें नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया, फास्फोरस और पोटेशियम हो रहा, जिसके हम अगला जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे। थैंक्स सभी को, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।